हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पांडा डेटा फ्रेम के अंदर। इन लास्ट क्लास a data frame object from a list or dictionary oblique list is discussed. In this section, the use of dictionaries. The name of dictionary is toppers that have four dictionaries: topper A, topper B, topper C, and topper D. This is a list of dictionaries, and the name of the list of dictionary is topper. ये सेक्शन हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि इसके अंदर जो हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया है उसके अंदर जो हमारे कॉलम्स बन रहे हैं वो कॉलम्स इन डिक्शनरीज के जो इंडेक्स नंबर थे, जैसे टॉपर ए डिक्शनरी का जो इंडेक्स नंबर है वो है रोल नंबर, नेम और मार्क्स। इसी तरह से टॉपर बी, टॉपर सी और टॉपर डी चारों के जो इंडेक्स नंबर हैं वो रोल नंबर, नेम और मार्क्स ही हैं। तो जब हम लोगों ने इसका डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्ट किया इस लाइन में pde डॉट डेटा फ्रेम्स और ब्रैकेट में टॉपर्स पास किया। टॉपर इज अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज दैट हैव द फोर डिक्शनरीज टॉपर ए, टॉपर बी, टॉपर सी एंड टॉपर डी। टॉपर ए have three values and three indexes, and the indexes of four dictionaries is roll number, name and marks। इसका मतलब ये हुआ कि चारों डिक्शनरीज के जो इंडेक्सेस हैं वो मैच करने चाहिए, तभी हमारा कॉमन इंडेक्स बनेगा डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का। और उसके बाद ये वाला इंडेक्स हमारा बाय डिफॉल्ट आ गया 0 1 2 3, और जो वैल्यूज थी उन इंडेक्सेस के रिगार्डिंग में वो एक एक रो के फॉर्मेट में हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर ली। ये एग्जांपल हम लोगों ने अभी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। इसके आगे हम लोग जाएंगे। इसके आगे वाले केस में हमने देखा कि ये वाला जो डिफॉल्ट इंडेक्स है जो हर बार 0 1 2 3 ही आ जाता है, इस वाले को हम लोग ना लिख के हम चाहते हैं कि हमारा इंडेक्स आ जाए, तो बिल्कुल उसी तरीके से pd डॉट डेटा फ्रेम और ब्रैकेट में टॉपर्स। टॉपर्स क्या है? टॉपर्स ए, टॉपर बी और जो टॉपर सी है और टॉपर डी है, ये जो चारों डिक्शनरीज हैं हमारी, ये जो चारों डिक्शनरीज हैं, ठीक है, इन चारों डिक्शनरीज के अंदर हमारा जो कॉलम्स हैं, ये भी ध्यान रखना है कि वो सारे के सारे कॉलम्स भी सेम हैं, जिन कॉलम्स का नाम है रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, और इनको हमने एक टॉपर डिक्शनरी के अंदर बाइंड कर दिया है। तो वो ये नेम है टॉपर। अब इसका जो इंडेक्स होगा वो होगा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। यहाँ पर आपका इंडेक्स नंबर वही हो गया, और जो हमारी पुरानी वैल्यूज थी और पुराने कॉलम्स थे वो हमारे एज इट इज रह गए। इसका मतलब अगर हमारे पास ए लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज मौजूद है और उसको हम एक लिस्ट के फॉर्मेट में यूज करते हैं, ये देखिए चारों डिक्शनरी थी लेकिन हमने उनका क्रिएट किया एक लिस्ट, ए लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज क्रिएट किया और फिर उसको हमने पास किया, तो उसका इंडेक्स नंबर हम चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट वही लेगा। और शर्त ये होनी चाहिए कि उन डिक्शनरीज के जो कॉलम्स हों वो मैच करें। अगला क्वेश्चन सेम, चार जोन्स हैं हमारे पास, उन चारों जोन्स जो है वो डिक्शनरी के फॉर्मेट में है। ये चारों हमारे डिक्शनरी हैं और इनमें दो कॉलम्स हैं, एक है हमारा टारगेट और दूसरा है हमारा सेल। तो टारगेट और सेल हमारे बन गए कॉलम्स, और यहाँ पर हमने इसके इंडेक्स के रूप में जोन ए, जोन बी, जोन सी, जोन डी को दे दिया और वैल्यूज हमारी वहां पे लिख गई, बिल्कुल पुराने वाले एग्जांपल की तरह ही है। अब पासिंग अ 2D लिस्ट, अभी मैंने जब ये टॉपिक कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया था कि डिक्शनरी और लिस्ट। तो डिक्शनरी वाला पोर्शन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारा वो है लिस्ट।
तो लिस्ट के अंदर बिल्कुल वैसे ही है। फर्क ये था कि इससे पहले हम जो लिस्ट बनाते थे उसमें 4 डिक्शनरी थी। अब हम जो लिस्ट बना रहे हैं उसमें 1, 2 और 3 लिस्ट है। कोई जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से आपने जो बनाया है, तो आप चाहो तो आप L1 इज इक्वल टू यहां पर एक लिस्ट बना लो जिसके अंदर 1, 2 और 3 एलिमेंट रहे, और आप चाहो तो L2 भी इसी तरीके से क्रिएट कर लो और L3 भी इसी तरीके से क्रिएट कर लो, और इसको वैल्यू दे दीजिए। मान लीजिए आपने वैल्यू दिया 4, 5, 6, और इसको आपने वैल्यू दे दिया 7, 8, 9। तो अब आप लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बनाने के लिए यहां पर लिख सकते हैं L4 इज इक्वल टू ब्रैकेट में L1, L2, L3, और इस तरीके से करके आपने एक डिक्शनरी बना ली, और सॉरी लिस्ट बना ली जिसके अंदर लिस्ट ही है। अगर आप ऐसा बनाना नहीं चाहते हैं, इस तरीके से आप वर्क नहीं करना चाहते हैं, तो हम नॉर्मल तरीके से जो हमारा दिया हुआ है हम उस तरीके से भी वर्क कर सकते हैं, जिसमें हम पूरी लिस्ट को लिख दें। आप चाहें तो इन लिस्ट को बाहर भी लिख सकते हैं। जैसे आपने डिक्शनरी बनाया था तो डिक्शनरी में आपने टॉपर ए, टॉपर बी, टॉपर सी और टॉपर डी लिखा था, और टॉपर ए को अलग से बना के उसके इंडेक्स और वैल्यूज को अलग अलग किया था। उसी तरीके से आप इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको L1 नाम दे सकते हैं, इसको L2 नाम दे सकते हैं, और इसको L3 नाम दे सकते हैं, और यहाँ L1, L2, L3 भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको इस फॉर्म में नेस्टेड करके लिखना होगा, जो एक लिस्ट होगा, लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट आप कह सकते हैं इसके अंदर। अब हमें इसका जब डेटा फ्रेम बनाना होगा, तो डेटा फ्रेम में pd डॉट डेटा फ्रेम इसकी कमांड होती है, ब्रैकेट में लिस्ट 2। जब हम लिस्ट 2 करके देखेंगे तो ये पहला वाला कॉलम, पहली वाली रो बन जाएगी, ये दूसरी वाली रो बन जाएगी, और ये तीसरी वाली रो बन जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये अलग अलग तरीके से रोज हमारी क्रिएट हुई हैं। और ये जो 012 है, और ये जो 012 है, ये बाय डिफॉल्ट आया है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई कॉलम नेम लिस्ट में तो हमारा तो वहां इंडेक्स था, लेकिन लिस्ट में कोई इंडेक्स नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो रोज और कॉलम्स के नाम होंगे वो बाय डिफॉल्ट 012 ही होंगे। अगर हम इनको चेंज करना चाहें, जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई है, और इस लिस्ट में अब हम यहाँ पर इंडेक्स हमने दे दिया है खुद। जब इंडेक्स हमने खुद दे दिया तो यहाँ पे रो 1, रो 2 और रो 3 आ गया, और यहाँ पर तो चूंकि वही रहेगा क्योंकि हमने वहां पर जो लिस्ट है उसके कोई इंडेक्सेस मौजूद नहीं है। बिल्कुल वैसा ही एग्जांपल है, फर्क ये है कि यहाँ पर हमने कोई इंडेक्स नहीं दिया था इस वाले केस के अंदर, और यहाँ पर हमने जो है वो इंडेक्सेस की वैल्यूज लिख दी हैं। नेक्स्ट वाले केस में देखिए, इसमें हमारा देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हम लोग कॉलम्स के नेम को भी चेंज करने वाले हैं। इसके अंदर हमने एक टारगेट ले लिया और एक सेल ले लिया, दो लिस्ट ले ली, और दोनों लिस्ट को हमने बाइंड कर दिया, मतलब एक साथ ला दिया जोन सेल्स में। जोन सेल इज अ कलेक्शन ऑफ टू लिस्ट, ओके। और उसके बाद हमने pd डॉट डेटा फ्रेम कमांड लिखी, जोन सेल्स। जोन सेल्स का मतलब हो गया टारगेट और सेल्स दोनों आ गए, टारगेट और सेल्स दोनों आ गए। और अब हमने कॉलम्स, जो हमारे कॉलम्स हैं उनको हमने जोन ए, जोन बी, जोन सी, जोन डी कर दिया। ध्यान से देखिए, अब हमने जो कमांड यूज की है वो ये कमांड यूज की है। अब तक हम केवल इंडेक्सेस देते थे, और अब जो हम कमांड्स को यूज कर रहे हैं वो जोन डिक्लेयर हम करा रहे हैं। अब तक हमने जो बनाया था वो केवल इंडेक्स बनाया था इससे पहले, लेकिन इस वाले में हम चाहें तो कॉलम्स लिख के कॉलम का भी नाम मेंशन कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने इसमें किया है, कॉलम्स इज इक्वल टू जॉन ए, जॉन बी, जॉन सी, जॉन डी, और इंडेक्स इज इक्वल टू टारगेट और सेल्स। तो यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स है वो यहाँ आ गया, और जोन ए, जोन बी, जोन सी, जोन डी यहाँ आ गया। और चूंकि टारगेट और सेल्स दोनों को कंबाइन किया गया था, तो टारगेट की वैल्यू पहली वाली हमारी टारगेट में आ गई, और
सेल्स की जो वैल्यू है वो हमारी सेल्स में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ 2D array. You can also pass a two-dimensional numpy array. numpy array हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। numpy array हम लोगों ने 11th में भी डिस्कस किया है। इससे पहले भी हम लोगों ने काफी एग्जांपल्स numpy के किए हैं। तो numpy के कुछ मेथड्स हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने उसको याद किया होगा या रिवाइज कर रखा होगा। तो अगर हमें कोई numpy array पहले क्रिएट करनी है तो np.array उसका लिए सिंटेक्स लिखते थे, ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 कॉमा दिस इज अ डेटा टाइप। ये इसकी डेटा टाइप हो गई और ये उसकी सेट ऑफ वैल्यू हो गई जो हम इसके अंदर पास कर रहे हैं। और अगर हम इसकी शेप करें तो इसकी शेप किस तरीके से होगी? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कितने कॉलम हो गए? 1 2 3। 3 कॉलम हो गए और रो कितनी हो गई? 1 और 2। तो इसका ऑर्डर जो हो गया वो हो गया 2 into 3। दिस इज अ ऑर्डर। ये 2 इंडिकेट कर रहा है रो और ये 3 इंडिकेट कर रहा है हमारा कॉलम। तो अगर हम इसका एरे का शेप हम जानेंगे तो वो लिखाएगा 2 into 3। अभी मैंने आपको बता दिया 2 into 3 कैसे आएगा। अब उसके बाद अगर हम इसका डेटा फ्रेम बनाना चाहते हैं, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो हम इसके अगर अंदर लिखते हैं तो 1 2 3 हमारा यहाँ आ गया चूंकि पहली वैल्यू थी, 4 5 6 दूसरा आ गया। और चूंकि हमने यहाँ पर कोई इंडेक्स और कॉलम नेम नहीं लिखा है तो कॉलम बाय डिफॉल्ट हमारा 0 1 2 होगा और ये हमारा 0 1 हो जाएगा। 0 1 2 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं और वो स्टार्ट होगा 0 से, तो इसलिए 0 1 2। और ये 2 है तो स्टार्ट फ्रॉम द 0, तो 0 और 1। तो इस तरीके से हम एक numpy array से भी हम लोग एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। बस ये याद रखिएगा numpy array करने के लिए हमको उसका पैकेज भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग डेटा फ्रेम में पांडास का जब हम लोग करते हैं तो उसके पैकेज को भी हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसको हम इंपोर्ट pandas एज pd लिखते हैं। उसी तरीके से हमको इंपोर्ट numpy एज np भी लिखना पड़ेगा, तभी हम ये यहाँ पर इन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। अगले वाले में हम देखें। अब अगले वाले में हमने जो डेटा फ्रेम बनाया था, ध्यान से देखिए, हम लोगों ने अभी पहले वाले एग्जांपल में पढ़ा है कि हमारे पास अब कॉलम्स नाम से भी एक मेथड मौजूद है जिसकी हेल्प से हम कॉलम्स का नाम भी रख सकते हैं। इससे पहले जो हम यूज करते थे वो इंडेक्स यूज करते थे। तो इंडेक्स जो हो गया वो हमारा रो के लिए हो गया और जो हमारा कॉलम्स हो गया वो हमारा जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो कॉलम्स हैं, उनके लिए हो गया। तो उसी एग्जाम्पल को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। वही एग्जाम्पल नमपाई एरे वाला 0 1 2 और 4 5 6 जो बनाई थी हमने इंटीजर टाइप की, उसको हमने एरे को यहाँ पे लिख दिया और कॉलम्स हमने 1 2 3 लिख दिए। तो जो हमारा शुरू वाला जो ये वाला पोर्शन था उसकी जगह हमारा 1 2 3 आ गया। अब अगर हम चाहें तो इसकी जगह हम इंडेक्सेस भी लिख सकते हैं, जैसा कि उसने अगले वाले क्वेश्चन में किया है। ये एक नमपाई एरे उसने दोबारा बनाई, np.array। ये हमारी पहली लिस्ट हो गई, ये दूसरी लिस्ट हो गई और ये हमारी तीसरी लिस्ट हो गई। इसके अंदर हमने मतलब 3 तरह के एरेस को हम लोगों ने रख रखा है, लिस्ट टाइप की वैल्यूज को रख रखा है। तो ओके, तो हमने तीनों लिस्ट को हमने numpy एरे में कन्वर्ट कर दिया है। ये कैसे आएगा? सबसे पहले हमारा 11.5 ये वाला यहाँ आ गया, 21.2 यहाँ आ गया और 33.8 यहाँ आ गया। उसी तरीके से 40 आ गया, हमारा 50 आ गया और 60 आ गया। इसी सिमिलर मैनर में हमारी बाकी 3 वैल्यूज भी वहां पर पहुंच जाएंगी। और यहाँ पर हमने कॉलम्स के नाम को मेंशन कर रखा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के नाम से। तो जो हमारे कॉलम नेम हो जाएंगे वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो जाएंगे। और जो हमने इंडेक्सेस मेंशन कर रखे हैं यानी जो रोज हैं वो हमारी हो जाएंगी ए बी सी। इसका मतलब है कि एक नमपाई एरे से पहले आप एक नमपाई एरे बनाएंगे। नमपाई एरे बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं। अभी हम लोग लिस्ट का कलेक्शंस लेके नमपाई एरे क्रिएट कर रहे हैं। कोशिश करिएगा कि जो भी आप नमपाई मेरी लिस्ट ऑफ आइटम्स अभी ले रहे हैं उसमें इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज हों, यानी 3 3 का सेट है या 4 4 का सेट है, तो इस तरीके से हम वैल्यूज को लें। अगले एक और हमने एग्जांपल लिया है नमपाई एरे 3, जिसके अंदर हमने
यहाँ पर देखिए ध्यान से, अभी मैंने बोला कि अभी आप सेट लीजिएगा, अब यहाँ पर उसने बिल्कुल केस को चेंज कर दिया। यहाँ पे इसने 2 वैल्यूज ली हैं, यहाँ पर इसने 4 वैल्यूज ली हैं, और यहाँ पर इसने 1 2 3 वैल्यूज ली हैं। तब क्या होगा? अब आप अगर इस एरे को डिफाइन करेंगे तो इस तरीके से कुछ वो डिफाइन होगा। ठीक है, अब आप इसको अगर क्रिएट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको क्रिएट करेंगे तो चूंकि हम लोगों ने यहाँ पे ना कॉलम्स का नाम लिखा है ना इंडेक्स का नाम लिखा है, तो यहाँ पर केवल single column is created this time because the length of rows of ND arrays did not match. अगर किसी के पास 2 है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 3 है, तो ये सारे के सारे वो सिंगल कॉलम में कंसीडर करेगा, और जो वैल्यूज होंगी रोज की वो बिल्कुल उसी तरीके से लिखी जाएंगी जैसे पहले लिखी जाती थी। In the above example, the ND array are passed to the data frame have the same number of elements in the each of rows. If, however, the rows of ND array differs in the length, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आप सेट्स पास करेंगे वो सब सेम लेंथ के होने चाहिए, लेकिन अगर आप सेम लेंथ के पास नहीं करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स के पास करेंगे, तो in each row differ, the Python will create just a single column in a data frame object and the type of column will be considered as a object. अब वो हमारा जो कॉलम क्रिएट होगा वो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इससे पहले क्या हो रहा था, वो इंटीजर या फ्लोट या इस टाइप की वैल्यूज को कंसीडर कर रहा था, लेकिन अगर आपने उनके संख्याओं को मैच नहीं कराया, उनके कॉलम्स को मैच नहीं कराया, तो वो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो कि आपके एग्जांपल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेटा टाइप जो हो गई वो हमारी ऑब्जेक्ट टाइप की हो गई। और ऑब्जेक्ट टाइप की होने से वहां पर वो 2 या 3 या 4 कॉलम्स ना क्रिएट करके केवल एक कॉलम क्रिएट करेगा। सिंगल कॉलम क्रिएटेड दिस टाइम बिकॉज द लेंथ ऑफ द रोज ऑफ ND arrays did not match. What is the output of the following code? इस कोड का हम लोग एग्जांपल देते हैं। यहाँ 2 वैल्यू हैं, 2 वैल्यू हैं, 2 वैल्यू हैं। तो अगर हम इसका numpy array बनाएंगे तो 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है, इस तरह से हमारी वैल्यू बन गई। और अब इसका डेटा फ्रेम करना चाहता है तो वो 0 1 2 0 और 1, ये इसका आउटपुट होगा। देखिए यही इसने उसका आउटपुट में लिखा। सिंपल है। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम फॉर अ 2D। हाँ, अब इसका हमको प्रोग्राम लिखना है। वेरी सिंपल, यही पहली लाइन यही रहेगी, इंपोर्ट pandas एज pd, फिर इंपोर्ट numpy एज np, फिर एरे 1 इज इक्वल टू np डॉट एरे, ब्रैकेट में यहाँ 2 एलिमेंट है, यहाँ 3 होंगे, 101 113 124, फिर दूसरे वाले में कॉमा करके 3 एलिमेंट होंगे, 130 140 200, फिर तीसरे वाले में यही होंगे, और np डॉट इंटीजर 32 ही होगा क्योंकि सारे एलिमेंट जो है इंटीजर टाइप के हैं। फिर ये वाली लाइन लिख देंगे और फाइनली हम उसको प्रिंट करा देंगे। देखिए बिल्कुल वैसे ही किया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अगला टॉपिक आता है creating a data frame object from a 2D dictionary with values as series object। हमने डेटा फ्रेम से पहले सीरीज ऑब्जेक्ट पढ़ा है, मैं फिर से एक इसके इंडेक्स टॉपिक को रिवाइज कर देता हूं। क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ 2D डिक्शनरी, यहां 2D डिक्शनरी होगी विथ वैल्यूज, जिसमें डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो एज अ सीरीज ऑब्जेक्ट होंगी। You can also create a data frame object by using multiple series objects. In 2D dictionary, you can have the values part as series object, and then can you pass this object as a argument to a create a data frame object। अगर आपको याद हो कि हम लोग सीरीज कैसे बनाते थे, ये 2D है, और वहां अब यहां हम डेटा फ्रेम में हम 2D बनाते हैं, और वहां पर हम 1D बनाते थे। अगर आपको याद आ रहा हो कि 1 डायमेंशनल बनाते थे, तो यहां पर हमने जो स्टाफ pd डॉट सीरीज लिखा है और सैलरीज में जो pd डॉट सीरीज लिखा है, ये दो हमारी सीरीज हैं, ये दोनों हमारी सीरीज हैं।
उसके बाद हमने स्कूल के अंदर पीपल नाम का इंडेक्स बनाया और अमाउंट नाम का। पीपल में हमने स्टाफ नाम की सीरीज को पास कर दिया, ये वाली सीरीज को यहाँ पास कर दिया, और जो ये वाली सीरीज थी उसको हमने सैलरी में पास कर दिया। और उसके बाद हम हमारा जो स्कूल है इसको हम लोगों ने एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। यानी हमने जो डिक्शनरी बनाई है उसके अंदर जो वैल्यू है उन वैल्यू को हमने सीरीज के ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में यूज किया। देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा जब हम इस वाले का हम सीरीज का बनाने जाएंगे। ये जो आपके सामने लिखा है तो ये बनेगा ऐसे 20 36 सॉरी पहले 20 आएगा, फिर 36 आएगा, और उसके बाद आएगा हमारा 44। ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। ये आपने सीरीज में पढ़ा है। इसी तरीके से पहले 0 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा। दोनों हमारे सीरीज के ऑब्जेक्ट बन गए। क्योंकि हमने यहाँ इंडेक्स लिखा नहीं है इसलिए बाय डिफॉल्ट 0 1 2 होंगे। अगर आपने सीरीज में, आपको याद हो, हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद इसने एक डिक्शनरी बनाई है। इसमें जो हमारा पीपल है और अमाउंट है ये इसका इंडेक्स है, और जो उसकी वैल्यू है वो ये वाली है 20 36 44 ये। और ये सैलरी वाले में जो इसकी वैल्यू है वो ये है। इस तरीके से हमने वैल्यूज बनाई थी। तो जब वैल्यूज बन गई और दोनों को अब हमने डेटा फ्रेम में जब कंबाइन किया तो पहली वाली वैल्यू का जो सेट था वो हमारा इधर आ गया, और जो दूसरी वाली वैल्यू का सेट था वो ये। अब आप ये कहेंगे कि पीपल बाद में आया और अमाउंट पहले क्यों आया? क्योंकि जब हम डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करते हैं तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है। अल्फाबेटिकल में अमाउंट का ए जो है वो पहले है इसलिए अमाउंट पहले आया है, और जो पीपल है वो ए के बाद आता है इसलिए पीपल वाला बाद में आया। इसमें ये नहीं है कि हमने जो पहले लिख दिया वो पहले आएगा। जब भी आप डिक्शनरी के वैल्यूज को प्रिंट करेंगे तो उसमें इंडेक्सिंग में वही पहले आएगा जो अल्फाबेटिकल में पहले, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और जो हमारा रो वाला इंडेक्स होगा वो 0 1 और 2 होगा, क्योंकि यहां पर डेटा फ्रेम में हमने इंडेक्सेस क्रिएट अलग से नहीं कर रखे हैं। एक एग्जांपल है, कंसीडर द टू सीरीज स्टाफ एंड सैलरी। अभी हम लोगों ने दो पढ़ा है, branches and salary distributed in the different branch respectively, to create another series object that stores the average salary per branch and create a data frame object from the series। तो वही import pandas as pd कर दिया, numpy कर दिया। अब हमने एक स्टाफ और सैलरी नाम से दो हम लोगों ने सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, उसमें कुछ वैल्यूज रख ली, और उसके बाद हम लोगों ने फिर चूंकि एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए आप लोगों को जितनी सैलरी है और जितना स्टाफ है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। एवरेज आ गया। तो और उसके बाद आपको फिर जो प्रिंट करना है उसमें पीपल, अमाउंट और एवरेज, ये तीन हमारे इंडेक्स हो गए, और स्टाफ, सैलरी और एवरेज जो हो गई वो हमारी वैल्यू हो गई। तो ध्यान रखिए जो एवरेज आया है, जो आप एवरेज निकाले हैं, चूंकि एवीजी जो निकला है वो सैलरी और स्टाफ के साथ निकला है, तो जो एवीजी है वो भी एक सीरीज का ऑब्जेक्ट बन गया है। यानी अगर आप पहली वाली सीरीज बताएं तो 20 36 44, उसके सामने 012, फिर 279,000 396 800 और 563 000, इसके साथ 012, और इनको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उनके सामने 012, तीन इंडेक्स बन गए। और यहां पर हमने जब पीपल, अमाउंट और एवरेज लिख दिया तो पीपल, अमाउंट और एवरेज जो हैं वो हमारे इंडेक्सेस बन गए जो पुराने क्वेश्चन में बने थे। देखिए तो ये हमारे कॉलम के नेम की तरह बिहेव करने लगे, क्योंकि हमने यहाँ पर डिक्शनरी यूज कर रखी है। अगर हम लिस्ट यूज करते तो यहाँ पे भी 012 आता, हमें कॉलम्स लिखना पड़ता, और ये 012 हो गया और यहाँ पर हमारे वैल्यू आ गए। बिल्कुल यहाँ पर भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो हुआ। अमाउंट और एवरेज में अमाउंट पहले इसलिए आया क्योंकि ए में जो एम है वो पहले आता है और ए के जो बाद वी है वो बाद में आता है, इसलिए अमाउंट पहले आया, एवरेज और पीपल। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब नेक्स्ट वाला टॉपिक हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जितना भी बताया है उसको आप सब लोग रिवाइज करिए। जो चीज नहीं समझ में आई उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आप क्वेश्चन भेजिए।
और जब लाइव सेशन होगा तो उसमें डिस्कस किया जाएगा।